दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया है। इसके साथ ही रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बन गई हैं। रेखा गुप्ता ने सीएम पद का कार्यभार भी संभाल लिया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी हैं। वो दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की दिल्ली में दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। रेखा गुप्ता के अलावा 6 मंत्रियों ने भी आज शपथ ली। इसमें परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज, कपिल मिश्रा के साथ पंकज सिंह शामिल हैं। दिल्ली में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को सीएम मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने पर परवेश साहिब सिंह जी, आशीष सूद जी, सरदार मनिंदर सिंह जी, सिरसा जी, रविंद्र इंद्राज सिंह जी, कपिल मिश्रा जी और पंकज कुमार सिंह जी को बधाई। ये टीम जोश और अनुभव का खूबसूरती से मिश्रण करती है और निश्चित रूप से दिल्ली के लिए सुशासन सुनिश्चित करेगी। वहीं शपथ ग्रहण के साथ ही दिल्ली की रेखा सरकार एक्शन में भी आ गई है। सीएम रेखा गुप्ता शपथ के बाद दिल्ली सचिवालय पहुंची। उन्होंने सीएम का पदभार संभाल लिया है। सचिवालय में उनका स्वागत किया गया। शाम 5 बजे वो दिल्ली कैबिनेट के साथ यमुना के वासुदेव घाट पर भी जाएंगी। इसके बाद यानी शाम 7 बजे होगी दिल्ली की पहली कैबिनेट बैठक। दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक रखी गई है। डबल इंजन की सरकार आने के बाद से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने आज जमकर आतिशबाजी भी की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हमारे सहयोगी चैनल न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि केजरीवाल के वक्त में हुए भ्रष्टाचार पर नई सरकार प्रहार करेगी और साथ ही साफ सुथरी और सुंदर दिल्ली के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब सुशासन चलेगा। कितना चुनौतीपूर्ण अब इस रास्ते को माने, क्योंकि आप छात्र जीवन से लेकर निगम पार्षद और अब विधायक और अब मुख्यमंत्री, बड़ा एक लंबा सफर नीचे से तय किया। देखिए, चुनौतियां तो हर कार्य में होती है और दिल्ली जैसा राज्य जो देश की राजधानी है, जो पिछले 12 साल में कितना ज़्यादा पिछड़ गया है, ये देश की जनता देख रही है, दिल्ली के लोग महसूस कर रहे हैं आज। पर अच्छी बात ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमारे साथ है। उन्होंने जो विज़न दिल्ली के लिए देखा है, विकसित दिल्ली, उसे पूरा करना ही हमारा लक्ष्य है और हम लोग मिल कर के दिल्ली के सम्मान में, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए काम करेंगे और विकसित दिल्ली का सपना मोदी जी का पूरा करेंगे। महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं, दलितों के लिए बड़ी घोषणा की है, गरीबों के लिए घोषणा की है। क्या लगता है कि पहली कैबिनेट होगी, ये सारी घोषणाएं उसी में पूरी होंगी या इंतजार करना पड़ेगा? पहली कैबिनेट का एजेंडा हम लोग आज मिलकर तय करेंगे। आज पहली कैबिनेट होगी, सब हमारे विधायकगण वहाँ, हमारी कैबिनेट वहाँ रहेगी और आगे का लेआउट प्लान उसी के लिए अकॉर्डिंगली तय किया जाएगा। केजरीवाल जी ने आपको शुभकामनाएं दी हैं कि जितने भी भले काम करेंगे आप उनके साथ, वो आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद, मेरी ओर से धन्यवाद। शीश महल को लेकर बड़ी बातें होती रही है, क्या शीश महल में रहना पसंद करेंगी आप? बिल्कुल नहीं, वो जनता के खून पसीने की कमाई का महल है। मैं जनता को समर्पित करूंगी और जनता जाए, उसको देखे और उनको हर क्षण इस चीज़ का एहसास होगा कि उनका पैसा कहाँ गया। यानी कि म्यूजियम बनाएंगी शीश महल को आप? बिल्कुल। आपको लगता है कि माँ यमुना का भी श्राप उनको लगा है? उन्होंने कहा था कि आप भी हरियाणा से हैं और हरियाणा वालों ने उसमें जहर मिलाया। ये देखिए, ये सोच में विकार है। जो इस प्रकार की बातें वो कह सकते हैं और सोच सकते हैं। माँ यमुना के प्रति जो उनका दायित्व था उन्होंने पूरा नहीं किया और कारण कुछ भी हो सकता है, परंतु हमारी आस्था का प्रतीक है यमुना माई और हम आज यमुना माँ से आशीर्वाद लेने भी जाएंगे। एक सवाल और है कि हमेशा वो भ्रष्टाचार की बात करते थे, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार साफ और क्लीन रही है और या फाइलें खुलेंगी उनकी आपके कार्यकाल में? एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा जनता का और निश्चित रूप में जो काम, जो भ्रष्टाचार पीछे हुआ है वो उजागर होगा। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ बीजेपी की महिला मोर्चा में काम कर रही महिला कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह के दौरान काफी उत्साहित दिखी। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब होंगी और दिल्ली के लोगों के उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। एक मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज, उसके बाद सीधे 27 साल के बाद रेखा गुप्ता यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया है। किस तरह से कार्यकर्ता उत्साहित है, महिलाएं खासतौर पर जो आप महिला मोर्चा की, क्या कहेंगे? ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम में से एक बहन चुनकर मुख्यमंत्री बनी है और मोदी जी की गारंटी को जमीन पे उतारने का काम करेंगी। जो भी मोदी जी की गारंटी में महिलाओं के लिए मुद्दे आए हैं, वो जो वादे आए हैं, वो सब
बहनों तक पहुंचाने का वो काम करेंगी और दिल्ली को विकास की राह पे ले जाएंगी। दिल्ली के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। जो वोटर्स हैं उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी को चुना है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। कितनी खरी उतरेंगी रेखा गुप्ता? देखिए, वोटर्स ने यकीनन एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। वोटर ने ये यकीन किया है कि ये मोदी की गारंटी है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है वहां जितने भी वादे किए गए थे उनको डिलीवर किया गया है। और इसी के निमित्त दिल्ली में भी जो सरकार बनी है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, रेखा गुप्ता जी जो हमारी महिला मोर्चा की एक कार्यकर्ता रही है, जिनके साथ हम सभी बहनों ने काम किया है, तो वैसे भी हमारे लिए गर्व का विषय है। और यकीनन ही जितने भी संकल्प है, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड है या अन्य वर्गों से रिलेटेड है, सभी को फलीभूत किया जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मोदी की गारंटी है, लेकिन क्या रेखा गुप्ता जी अपनी अलग कोई छाप छोड़ पाएंगी इसमें? बिल्कुल छोड़ पाएंगी। जिस तरह से बहनें अपना घर कितना सुचारू रूप से चलाती है, उसी तरह से ये सीएम बन के हमारी दिल्ली को, हमारा पूरा परिवार है दिल्ली, उसको अच्छे तरह से चलाएंगे। और देखना, भारतीय जनता पार्टी का और रेखा जी, हम सब बहनों का नाम बढ़ाएंगे। रेखा जी से आप लोग तो दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिल गई हैं और आज आवाज अड्डा भी इसी पर होगा। दिल्ली में अब सुशासन रेखा। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। शाम 7:57 पर बात करेंगे कि यहां से अब दिल्ली किधर का रुख करेगी। चलिए, अब आपकी जेब से जुड़ी सीधी खबर आपको बताते हैं। आने वाले दिनों में आपका खाने का तेल महंगा होने वाला है। रुपए की कमजोरी की मार आपके किचन पर पड़नी तय है। कैसे, बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, ये तो हम जानते हैं कि बड़ी तादाद में हम इंपोर्ट करते हैं खाने का तेल। अब महंगे होने की बात है, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है कमजोर रुपए का? जो खाने के तेल है उस पर भारत जो है आयात के ऊपर ही निर्भर है। करीब अपनी जरूरत का 60% तेल आयात किया जाता है। और सितंबर में सरकार ने एडिबल ऑयल के ऊपर से ड्यूटी बढ़ा दी थी, तो उसके बाद से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। अगर मैं पिछले सितंबर से लेकर के अब तक की बात करूं तो 40% तक दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और दूसरा इसका असर अब डॉलर का आने वाला है, खासतौर पर कि पिछले 3 से 4 महीने के अंदर हमको डॉलर के मुकाबले रुपए में 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो उसका असर अब सीधे सीधे आपके खाने के तेल के ऊपर आने वाला है। पिछले अगर 1 महीने की बात करूं तो कीमतों में 2% से लेकर के 5% तक की बढ़ोतरी ऑलरेडी देखने को मिली है। और अभी फिलहाल जिस तरह से अभी गिरावट लगातार रुपए के अंदर कमजोरी देखने को मिल रही है, तो उसका असर भी आपके खाने के तेलों के ऊपर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। दाम 5% से लेकर के 10% तक बढ़ सकते हैं। जो एफएमसीजी कंपनी है वो लगातार इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, उनको भी जो अपने प्राइस है सीधे सीधे कंज्यूमर को पास ऑन करना पड़ेगा। और ज्यादा कंज्यूमर के ऊपर प्राइस पास ऑन करते हैं तो खपत भी घट सकती है। तो ये सारे कंसर्न्स आगे आपको डॉलर के मुकाबले रुपए में जो कमजोरी आई है उसके ये देखने को मिलेगी। जी शुक्रिया। बात कर लेते हैं बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार में आज दायरे में हमने कारोबार देखा। सेंसेक्स 203 पॉइंट गिरकर 736 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 20 पॉइंट गिरकर फ्लैट क्लोजिंग दे गया। हालांकि आज के बाजार में हमने मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में एक जोश देखा। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छी बढ़त पर बंद हुए हैं। डिटेल्स के साथ है कंचन नौटियाल। तो कंचन, बाजार के लिए क्या कहें, ठीक ठाक दिन, लेकिन इस बीच कौन से स्टॉक्स चढ़े और कौन पिछड़ गए? तो डेफिनेटली एक्सपायरी के दिन मार्केट के अंदर हमें एक मिक्स रिएक्शन देखने को मिला है। अगर निफ्टी की बात करी जाए तो फ्लैट क्लोजिंग दी है, लेकिन अब बात कर लेते हैं इस टाइम पे कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में बात करते हैं बढ़ने वालों की। श्रीराम फाइनेंस में 4.5% का इजाफा, एनटीपीसी 3.5%, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सुबह भी इस स्टॉक के बारे में हमने बातचीत की थी, यहाँ पे 3% का इजाफा। और बीएलबी करीबन 3% की मजबूती के साथ यहां पे बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में आज बैंकिंग सेक्टर ने टॉप किया है। एचडीएफसी बैंक जैसा दिग्गज 2.5% की कमजोरी लेके बंद हुआ है। मारुति सुजुकी, ये भी खबरों में बना हुआ था, इसमें भी हमें 2% की गिरावट देखने को मिली है। टेक महिंद्रा 2% की गिरावट। और टाटा कंज्यूमर यानी कि एफएमसीजी पैक ले लीजिए, आईटी ले लीजिए और बैंकिंग ले लीजिए, इन्होंने बाजार में एक प्रेशर बनाया है। अगर मिड कैप की बात करी जाए तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स में करीबन 7% का इजाफा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 6%, बीएससी लिमिटेड काफी लंबे टाइम से आउट परफॉर्म यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 6% का इजाफा। और बैंक ऑफ इंडिया भी करीब 6% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अगर लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो नायका में 3% की कमजोरी देखने को मिली है। मैसगॉन में यहाँ पे करीबन 1.5% की कमजोरी। एनएलसी इंडिया 1% और फैक्ट में भी करीब 2% की कमजोरी आज के सत्र में देखने को मिली है। जी शुक्रिया कंचन। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें और खासतौर पर चैंपियंस ट्रॉफी का अपडेट।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और बांग्लादेश की भिड़ंत हो रही है। दुबई में खेले जा रहे इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, लेकिन यह फैसला उल्टा पड़ गया और बांग्लादेश ने अपने पहले 2 विकेट सिर्फ 2 रन पर ही गंवा दिए। नई बॉल से पहला ओवर डाल रहे मोहम्मद शमी ने सौम्य सरकार को आउट किया। फिर हर्षित राणा ने दूसरे ओवर में कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को पवेलियन भेजा, लेकिन इसके बाद आया अक्षर पटेल का वो धमाकेदार ओवर जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को डबल झटके दिए और तंजीद हसन और मुशफिकर रहीम को 2 गेंदों में पवेलियन भेज दिया। अक्षर की हैट्रिक भी हो ही गई थी अगर स्लिप में कप्तान रोहित से जाकिर अली का कैच ना छूटा होता। बांग्लादेश की आधी टीम 40 या 42 के स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है। बजट में मेधावी छात्राओं को स्कूटी, 4 नए एक्सप्रेसवे, 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने जैसे ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना में अब 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। अयोध्या में सोलर सिटी बनेगी और प्रदेश में 8 डेटा सेंटर पार्क तैयार होंगे। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान महाकुंभ की चर्चा भी की और इसे अद्भुत खगोलीय घटना बताया। उन्होंने विधानसभा में बताया कि बजट का 22% डेवलपमेंट पर, 13% शिक्षा पर, 11% कृषि पर और 6% हेल्थ पर खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने वाला बजट करार दिया। डबल इंजन की सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर रही है। संविधान के 75 वर्ष की इस यात्रा के लिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह केंद्र बहुत शीघ्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का एक केंद्र बनकर के संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप वंचितों को वरीयता देने के क्रम को तत्परता के साथ आगे बढ़ाएगी। यह एक नया माध्यम होगा और इसी को थीम में रख करके हमने 2025-26 का अपना बजट प्रस्तुत किया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बजट को बिना विजन वाला बजट बताया और कहा कि योगी सरकार के बजट और उसके घोषणा पत्र के बीच कोई मेल नहीं है। ये जो बजट है, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने 2025-26 के लिए 3,70,000 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में वित्तीय घाटा कम करने और सेमीकंडक्टर के विजन पर जोर दिया। बजट में अहमदाबाद समेत 6 जगहों पर AI लैब खोलने, किसानों को ट्रैक्टर के लिए 1 लाख, महानगरों में वर्किंग विमेन हॉस्टल की घोषणा, गुजरात के सभी लोगों को 4 लाख तक ग्रुप इंश्योरेंस का फायदा, पहले 2 लाख तक बीमा मिलता था। गुजरात में 2 नए एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद, सूरत और गांधीनगर में मेट्रो के विकास के लिए 2,730 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स को 6% से घटाकर 1% कर दिया गया है। इंडिया गॉट लेटेंट पर विवाद के बाद सरकार ने OTT कंपनियों को एडवाइजरी जारी कर नियमों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। एडवाइजरी में OTT प्लेटफॉर्म और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को 6 बिंदुओं पर ध्यान देने को कहा है। प्लेटफॉर्म से कंटेंट की रेटिंग को सख्ती से लागू करने, बच्चों के लिए उम्र से संबंधित फिल्टर लगाने और शिकायत निवारण के लिए 3 लेवल का मैकेनिज्म बनाने के लिए कहा है। साथ ही अश्लीलता से संबंधित कानूनों का ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है। इंश्योरेंस कस्टमर्स को सरकार बड़ी राहत दे सकती है। अब पॉलिसी होल्डर 1 साल तक फ्री होल्ड कर पाएंगे। क्या है ये बदलाव, इस पर कंज्यूमर अड्डा में चर्चा करेंगे आज शाम को 5:57 पर। इंश्योरेंस पॉलिसी 1 साल फ्री इस्तेमाल, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। एप्पल ने इस बार सितंबर से पहले ही अपने फैंस को सरप्राइज दे दिया है। कंपनी ने अपना नया iPhone 16e लॉन्च किया है। इस फोन में क्या कुछ खास है, बता रही है हमारी सहयोगी शिबानी खरत। इस हफ्ते हमें iPhone SE का इंतजार था। इसकी जगह पर
एप्पल ने अपना 16E लॉन्च किया है। अभी पूरी की पूरी 16 सीरीज की तरह ही इस डिवाइस को भी A18 चिपसेट पावर करता है। तो क्या क्या है इस डिवाइस के फीचर्स, एक एक करके इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि इस डिवाइस की जो कीमत है वो है 59,900 रुपीज। जी हाँ, 2 रंगों में अवेलेबल है, व्हाइट और ब्लैक। इसी के साथ साथ 128, 256 और 512 GB के स्टोरेज में आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। अभी एप्पल का सबसे पहला सेल्यूलर मॉडेम जो है वो इस डिवाइस में आपको मिलेगा। एप्पल इसे C1 कह रही है। इसके पहले के जो डिवाइसेस है इसमें आपको क्वालकॉम का सेल्यूलर मॉडेम मिलता था। इस बार पहली बार C1 जो एप्पल का खुद का सेल्यूलर मॉडेम है वो इस डिवाइस में मिलेगा। अभी जो पुरानी वाली ऐसी सीरीज थी उसमें आपको टच आईडी मिलता था, टच करके फिंगरप्रिंट की मदद से आप डिवाइस को अनलॉक कर सकते थे। अभी इस सीरीज में पहली बार, मतलब जो बिल्कुल लोअर एंड वेरिएंट है एप्पल के आईफोन्स का, उसमें पहली बार आपको फेस आईडी मिलेगा। याद रखिए कि ये ऐसी नहीं है, इसे कंपनी 16E बुला रही है, लेकिन बिकॉज ये एक लो एंड मॉडल है आईफोन का तो SE के साथ कंपेयर करना डेफिनेटली बनता है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि कैमरा स्पेसिफिकेशंस में 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा, 2-in-1 फ्यूजन कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा। सिंगल कैमरा है ऑन द रेयर, जो हमें प्रोज डिवाइसेस में ट्रिपल कैमरा या फिर 3 कैमरा सेटअप की आदत हो गई है पिछले कुछ सालों में, तो वो आपको इस डिवाइस में नहीं मिलेगा। ड्यूल कैमरा भी नहीं है, एक सिंगल कैमरा है, 2-in-1 है विद टेलीफोटो, आपको इस डिवाइस में ये मिलता है। राइट, और इसी के साथ हम आपसे इस बुलेटिन में लेंगे इजाजत, लेकिन CNBC आवाज़ पर खबरें लगातार जारी हैं और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। नमस्कार।